एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस से भी आपको अभी बीच में हमने देखा कि मियां उससे खलीफा compare- आप मियां नाम ले खलीफा, सकते हैं। बिल्कुल। एक व्यक्ति इस समय बहुत टारगेट में है, दिल्ली से सांसद हैं, इस बार भी उनके हाथ में टिकट है। उस समय के निकाल करके आप पोस्ट कर रही हैं लगातार। उस गाने के भाव हैं, उसके टीचर से अवैध संबंध है। अब जब आप ऐसे गीत गाते हैं तो न जाने कितने लड़कियों का पढ़ाई बाधित कर रहे हो। आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री के दौरान कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए, कैसे देखती हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को? पिछली बार भी कोई गुलछर्रे उड़ा रहा है, कोई गर्दा उड़ाने की मशीन बता रहा है हमारी भोजपुरी को। और पिछला जो अभी ये वाला जो था तो वो इतना गंदा था कि वो कैमरे पे भी हम नहीं बोल सकते हैं। आप ये बताइए, सत्ता पक्ष के किसी नेता से मिली हैं आप? सत्ता पक्ष हाँ। याद तो नहीं बुलाते नहीं है ना। विपक्ष वालों से? बहुत कम, लगभग नहीं। अखिलेश जी से मुलाकात हुई? बिल्कुल भाई, अखिलेश जी की मुलाकात को लेकर के तो लोग इतना हवा मचाए हुए थे। सूत्रों के एक और कौन सूत्र है भाई आप लोगों का, जरा हमें भी बताओ किस सूत्र के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल रहा है। तो फिर नेहा उनसे अलग क्यों हैं? अभी तक टिकट नहीं मिला इसलिए अलग हैं, या उसी में आकर के वो दरवाजा कुलदीप पीट आपको रही हैं? चुनाव लड़ा के रहेंगे। दरवाजा पीट रही, नहीं खोलो, मैं भी तुम्हारे गुट में आने वाली हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। मैं हूं पंकज और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं चुनावों पे चर्चा करने के लिए, लेकिन उससे पहले चुनाव हर इंसान, हर आदमी के जीवन को अलग अलग तरीके से छूता है। There is every aspect of life that gets touched and impacted by elections. So one such personality who has been making waves, जो अक्सर अपने गानों की वजह से, अपने ट्वीट्स की वजह से, या फिर यूं कहें अपने एक बहुत ही दृढ़ संकल्प की वजह से खबरों में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं, नेहा राठौर। वेलकम नेहा जी वन इंडिया के स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि चुनाव और आपकी जो एक कला है, जो भोजपुरी गानों को लेकर जो कला है, बिहार से तो अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स बिहार में बहुत ही कॉमन होता है। डज इट कम नेचुरली टू यू कि आप चुनावी संगत गाने लिखती हैं, या जो एक कटाक्ष आपका रहता है वो हैज इट गॉट समथिंग टू डू विद बिहार? क्या उससे लेना देना है, या फिर अभी के चुनावी परिदृश्य को देखकर आपको इसकी शक्ति मिलती है? तो देखिए, मैं पिछले 4 सालों से एक्टिव हूँ। मैं भोजपुरी में गीत लिखती हूँ और गाती हूँ। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ। जब मैंने अपने गीतों की शुरुआत की, उससे पहले एक चीज़ जो मैंने देखा था कि भाई भोजपुरी में चल क्या रहा है। जी, उस समय 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। बड़े ही फूहड़ गीत, बड़े ही गंदे गीत। मानता हूँ। हाँ, तो लोग कई बार, मैं उस बिंदु पर भी आऊंगी कि ये तो चुनावी मेंढक है, चुनाव के टाइम पे ही इनका गीत आता है। हाँ, नहीं, और ठीक है। और ये सारी चीजें मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। अब मैं क्या करूँ, बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम मेरा बिहार में काबा वायरल हो जाता है, और यूपी के विधानसभा चुनाव के टाइम मेरा यूपी में काबा वायरल हो जाता है, और लोगों को लगता है कि मैं बस 2 ही गीत गाई हूँ अब तक, एक बिहार में काबा और एक। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करेंगे तो आप समझ जाएंगे ऐसा नहीं है। शी हैज सung many songs though। हाँ, मैंने बहुत सारे गीत गाए हैं। मेरा आप लोग YouTube चेक कर लीजिएगा। मैं लगातार जो है बेरोजगारी के गीत गाती हूँ, महंगाई के गीत गाती हूँ, किसानों के गीत गाती हूँ, मजदूरों के गीत गाती हूँ, महिला उत्पीड़न पे मैंने बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। तो मैं कंटिन्यू गीत लिखती और गाती रहती हूँ। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब आप मुझे चुनावी मेंढक कहें या जो आपको मन करे वो आप कह दीजिए। अक्सर कुलदीप हमने देखा है कि जो चुनाव से रिलेटेड होता है, चाहे बिहार में काबा, मैं कहूंगा कि एक तरीके से इन्होंने एक टैगलाइन ही दे दिया था कई न्यूज चैनल्स को भी, कई पब्लिकेशंस को, और वो हेडलाइंस के रूप में भी देखा जाता था। चुनावों को लेकर जो आपका इंटरप्रिटेशन रहता है, खास करके जो अभी रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसको लेकर, बीजेपी को लेकर, उसमें अक्सर एक तल्ख स्वर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक क्रिटिक के तौर पर आप देखी जाती हैं। इसके लिए आपको बहुत बैकलैश भी झेलना पड़ता है। उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, एकदम ठीक बात है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो लोग मुझे कहते हैं कि भाई भाजपा से ही आप सवाल क्यों पूछ रही हैं, और सवाल क्यों पूछ रही हैं आप तो लोक गायिका हैं, आपका काम तो बस सांस्कृतिक मंचों पर गीत गाना है। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें इसमें बता देना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि एक लोक गायिका का काम जो है वो सरकार की सत्ता की चाटुकारिता करना नहीं है। लोक गायिका कौन? जो लोक के हित की बात करे। लोक कौन है? वो परेशान है, वो बेरोजगार है, वो महंगाई से जूझ रहा है। तो मुझे तो इनके गीत लिखने चाहिए, ना कि सरकार के किसी एजेंडा को मैं प्रमोट कर रही हूँ। आप ज्यादातर कलाकार दूसरी चीज ये है कि मुझे ये मंच नहीं देते हैं।
जी। ये जो सांस्कृतिक मंचों की बात आप कर रहे हैं कि भाई ठीक है तुमको गाना है तो गाना गाओ, तुम लोक गायिका हो, और ये सारी जो सांस्कृतिक मंच, एक जिले में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मुझे किसी भी सांस्कृतिक मंच पर नहीं बुलाया जाता है। ये भेदभाव मेरे साथ होता रहता है। जी तो जी, ऐसे में मैं क्या करूं? जो डिफरेंट मुझे लगता है, जब आपने भोजपुरी गानों की बात की और जिस तरह से उनका फूहड़पन उसके स्तर को नीचे ले जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस प्रिज्म से आप देख रही हैं कि भाई लोगों की समस्या है, तो उसको आप उजागर कर रही हैं, वो आपको डिफरेंट बनाता है कहीं ना कहीं? देखिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या डिफरेंट बनाता है, वो ऑडियंस बताएगी कि मुझे क्या डिफरेंट बनाता है। दूसरी चीज ये है कि चुनाव के टाइम पे इसलिए क्योंकि जनता का ठीक ठाक दबाव रहता है सरकारों के ऊपर चुनाव के टाइम पे। जी। उससे पहले नेताजी जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो फॉर्चूनर का जो ब्लैक शीशा है वो नीचे उतारते भी नहीं, वो दिखते भी नहीं है 5 साल तक। तो चुनाव का टाइम बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जनता को सरकारों से अपनी शिकायतें दर्ज कराने का, कि भाई हमारे यहाँ ये समस्या। अच्छा, आप भी बहुत बार देखते होंगे कि जो मुद्दा कोई छू भी नहीं रहा था, जिस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा था, चुनाव के टाइम पे नेताजी लोग भी हाथों हाथ ले रहे हैं, जा करके एकदम से दलित टूरिज्म पे निकल जाते हैं, जा करके किसी का कोई पांव छू रहा है, मतलब और ये किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, किसी एक पार्टी तक नहीं है, वो सारे पार्टी तक सभी लोग करते हैं। बिल्कुल। कोई बड़े बड़े दावे हाँ कराए कि मैं तो ये कर दूंगा, कोई कह रहा नहीं मैं समंदर में अधन जो है वो खौला दूंगा, उसी पे चावल बना के खिलाऊंगा, कोई दिन में ही बता रहा है कि सबको तारे दिखा दूंगा, बहुत से ऐसे जुमले होते हैं। तो मेरा बस इतना ही है कि चुनाव के टाइम पे इसलिए क्योंकि देखिए एक और चीज, भोजपुरी में अश्लीलता की बात मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ, लेकिन हाईलाइट पिछले 4 साल के मेहनत के बाद अभी जाकर के उस मुद्दे को तवज्जो दी जा रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव का टाइम है। लेकिन आप एक चीज ये बताइए कि जो टाइमिंग की बात जो चली है ना, टाइमिंग की बात में जैसे पंकज जी ने कही, टाइमिंग की बात में इस वक्त जो है एक व्यक्ति आपके ट्विटर पे हम लोग लगातार फॉलो करते हैं, आपको देखते हैं, हम लोग भी आपके फैन हैं। एक व्यक्ति इस समय बहुत टारगेट में है, दिल्ली से सांसद हैं, इस बार भी उनके हाथ में टिकट है। उस समय के निकाल करके आप पोस्ट कर रही हैं लगातार, उसके पीछे क्या है? मतलब क्या उसकी टाइमिंग पर नहीं सवाल उठने चाहिए कि अब चुनाव है, वो उतर रहे हैं दोबारा मैदान में, तो ऐसे टाइम में नेहा सिंह क्रिटिसाइज कर रही हैं? ऐसे टाइम तो आप ये मेरी समझदारी कह सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर जो है बड़ी समझदार हैं, उनको पता है कि कब जो है ये बात उठानी चाहिए, उनको पता है कि कब उनकी बातों को तवज्जो मिलेगी। तो ये तो आप मेरी समझदारी कह सकते हैं ना, इस बात में मेरी समझदारी है। मैं 4 सालों से कर रही थी, किसी ने नोटिस नहीं किया। मैं पिछले 10 दिनों से उनकी पोल खोल रही हूँ, सारी मीडिया जो भी है उस चीज को नोटिस करे। तो आप इसमें मेरी समझदारी कह सकते हैं, टाइमिंग की समझ तो होनी ही चाहिए ना महाराज। आप तो इसमें मेरी तारीफ कर सकते हैं। दूसरी नहीं एक और चीज, हाँ, बताइए। मैं इसमें एक और चीज में बताना चाहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ही क्यों, अभी आज देखेंगे तो मैंने निरहुआ जी का पुराना बैकग्राउंड जो है बताया है कि देखिए निरहुआ जी क्या गा रहे हैं। पता है आपको क्या गा रहे हैं? वो नहीं मैं बता देना चाहती हूँ, लोगों को भी पता चले। वो गाना गा रहे हैं, रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा उमा के पढ़ाई, और कोचिंग करने नहीं जाती हो, तुम जाती हो बसवार में कोचिंग करती। बसवार मतलब वही झाड़ झुग्गी टाइप, वहाँ तुम कोचिंग करती हो। पूरा कहने का मतलब ये है कि जो लड़की बाहर पढ़ने जा रही है वो बदचलन और चरित्रहीन है, और उस लड़की का, उस गाने के भाव हैं, उसके टीचर से अवैध संबंध है। अब जब आप ऐसे गीत गाते हैं तो न जाने कितने लड़कियों का पढ़ाई बाधित कर रहे होते हैं। उनके माता पिता उन गीतों को सुन करके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि भाई अच्छा ऐसा हो गया, निरहुआ जी तो जो तो बहुत बड़ के गवैया हैं, अब तो निरहुआ जी कह रहे हैं ये बात, अपनी लड़की को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। पता है शहरों में ये इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन गाँव देहात में बड़ा समस्या है। गाँव की लड़कियां जो छोटे छोटे कस्बों में जाती हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए बहुत चुनौती है। मुझे छेड़ा गया है, बड़ घर के लड़की हो, बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली, सटा के देह में जाली साइकिलिया वाली, इतने गंदे और फूहड़ गीत गा करके। मनोज तिवारी जी टारगेट इसलिए क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब आप नारा देते हैं, और बेटी को पढ़ाने के लिए जो भी उसकी शिक्षा को आप लगातार अपने गीतों के द्वारा बाधित करते रहे, और एक कैंपेन चलाते रहे, एक मिशन चलाते रहे आप एकदम से कि नहीं बबुनी को शहर का हवा लग जाएगा, ये बाहर जाएगी पढ़ने, तो गांव में ही पढ़ाओ। बाहर जाएगी लड़की पढ़ने के लिए, पता नहीं हॉस्टल में क्या क्या होता है, क्या क्या करती हैं लड़कियां भाई, पता नहीं दामाद खोज करके ला देगी, बाहर जाएगी किसी से प्रेम कर लेगी। आप नहीं कर सकते ऐसा। दूसरी चीज, वो संसद है, वो भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा नहीं है। बिल्कुल, वहां पे ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। तो इसमें नेहा जो बात आप उठा रही हैं,
अगर आप देखें तो वही बात आ जाती है कि अगर लोगों को वो चीज़ पसंद है या लोग उस पर थिरक रहे हैं, तो आपको क्या कभी ये भी लगता है कि आप पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट जा रही हैं? मैं आपको बता दे रही हूँ, कई बार लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आखिर जनता के बीच ऐसे गीतों की एक्सेप्टेंस है, Acceptance तो है, आप तो इस पे कैसे? क्या कहना चाह जी, रही हैं? जी। इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक कोई नशीला पदार्थ बोलेंगे, क्या होता है वो, ड्रग्स होता है ना। हम्म। तो ड्रग्स जब आदमी एक बार अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है या ले लेता है, तो उसकी बॉडी बार बार डिमांड करती है, तो आदत पड़ जाती है। Habitual आप कहना चाह रहे हाँ, हैं। हैबिचुअल हो जाता है, आदमी रह नहीं पाता है। जी जी जी। तो भोजपुरी की जनता को, भोजपुरी जो गीत संगीत सुनते हैं, उस जनता को लहंगा चोली रूपी ड्रग्स दिया गया पहली बार, मनोज तिवारी जी ने दिया। अब उस ड्रग्स को फिर दोबारा दिया गया, तिबारा। इसके बाद अब जनता की बॉडी खुद डिमांड करने लग गई, और यही हुआ है बस। तो वो ड्रग्स की, वो लहंगा चोली की आदत उनको डाली गई है। उससे पहले शारदा सिन्हा जी गा रही थी, जी जी जी। तो लोग तो पगला के घूम नहीं रहे थे कि भाई अब तो हमारे अच्छे गीत ही नहीं सुन रहे हैं, हम तो लग रहा है पागल हो जाएंगे। अरे जब मनोज तिवारी जी नहीं थे, उससे पहले भी बहुत लोग गीत गा रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर साफ सुथरे गीत सुन रहे थे लोग। काफी पारिवारिक माहौल था, बड़े सामाजिक गीत लिखे गए। भिखारी ठाकुर जी ने बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे, महेंद्र मिसिर जी ने बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे, जिसको लोग गा गा करके बड़े बड़े कलाकार हो गए, बहुत सारे लोग, अच्छे लोग। तो ये ड्रग्स की आदत डाली गई है। एक और चीज इसमें मैं पंकज जी ऐड करना चाहती हूँ, मेरे यहाँ या आपके यहाँ भी लोग यूपी बिहार से हैं, हमारे यहाँ देवर भाभी का संबंध बड़ा ही मधुर है, जीजा साली का संबंध बड़ा ही प्यारा है, नोक झोंक का है, हाँ, लेकिन पर वो है बड़ा प्यारा, अपने दायरे में है, वो अपने दायरे में है, वो नोक झोंक का है। लेकिन शुरुआत आपको पता है किसने की? देवर भाभी के रिश्ते को बदनाम करने की मनोज तिवारी जी ने। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कह रही हैं। जब मैं इन चीजों पे रिसर्च कर रही थी, मैं पिछले 4 सालों से इन चीजों पे मैं काम कर रही कि किसने भोजपुरी को क्या दिया, किसने भोजपुरी की बोटियां नोच करके घर बनाया, बंगला बनाया, और ये चल क्या रहा है। एक लड़की हूं तो शायद ज्यादा सेंसिटिव रहती हूं इन गीतों के लिरिक्स को लेकर के। पता नहीं पुरुषों को इतनी चीज मतलब खलती है कि नहीं खलती, मुझे नहीं पता। खलती है, हाँ, बहुत अच्छी बात है, खलनी ही चाहिए। भाषा को लेकर कम से कम तो इतना सजग सबको होना चाहिए। मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने बहुत पुराना गीत, आज से 14-15 साल पुराना गीत जो है मैंने देखा, जिसमें मनोज तिवारी जी, वो फिल्माया गया है ऐसे कि एक भाभी हैं, मनोज तिवारी जी इसमें देवर का रोल कर रहे हैं, और मनोज तिवारी जी अपनी भाभी से पूछ रहे हैं कि आप क्यों परेशान हैं, भैया घर पे नहीं हैं, तो बताइए आपकी क्या परेशानी है, मैं दूर करता हूं। बस आप उसको डिकोड कर लीजिएगा गंदे गीतों में। तो शुरुआत ऐसे कर रहे हैं उन्होंने, उकसाने वाले गीत, और इसके बाद ये तो शुरुआत है। शुरू के बाद अब तो देखिए, जा करके देखिए भाई स्टेज शो इन लोगों का, भोजपुरी के फुहड़ कलाकारों का, आप देख नहीं पाएंगे। तो वहां से ये दिया है जी। तो हाँ, प्लीज कुलदीप पूछिए। मैं अब मनोज तिवारी की बात आई तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग में आपने बात कही कि ये मौका मिलता है एक बार 5 साल में, तो आप उठा रही हैं। लेकिन लोग ट्विटर पे, मैं कमेंट पढ़ रहा था, आप जब भी उनके वीडियो डाल रहे हैं उसके बाद नीचे तमाम लोग कह रहे थे कि अब इतना वो है तो भोजपुरी छोड़ करके, भोजपुरी आंदोलन छोड़ करके नेतागिरी में आ जाओ। तो नेहा नेतागिरी आना चाह रही हैं इसलिए ये कर रही हैं, या वाकई में ये आंदोलन है? ये मैं क्लियर थोड़ा सा करना चाहता हूँ अपने लिए भी और दर्शकों के लिए भी, कि जो दर्शकों का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। मैं पिछले 4 सालों से काम कर रही हूँ, कह तो नहीं, किसी ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, किसी ने नहीं कहा कि नेतागिरी कर रही है। आज क्योंकि चुनाव का टाइम है तो हर आदमी उसको रिलेट कर रहा है कि ये नेतागिरी कर रही है। पिछले 4 सालों से एक्टिव हूँ, किसी ने नहीं कहा कि नेतागिरी कर रही है, क्योंकि इलेक्शन नहीं था। अभी क्योंकि इलेक्शन है तो लोग कह रहे हैं नेतागिरी तो बहुत छोटी सी बात कह दी, और बड़ी ऊंची भी बात आप कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा स्तर है उसका नेतागिरी का। मुझे तो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं लोग, बिल्कुल कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। जी, एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस से भी आपको अभी बीच में हमने देखा, मियां खलीफा, आप नाम ले सकते हैं। तो ये जो पलटवार बार बार होता है और इस तरह का होता है, टू कंपेयर समवन विथ एन अडल्ट फिल्म एक्टर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि कहीं ये जो रंजिश है, जो आपका एक मुहिम है, कि जो मैंने कॉमन थ्रेड आपके सारे पोस्ट में देखा वो ये था कि आप लैंग्वेज की जो मर्यादा होती है, जो भाषा की मर्यादा है, उस पर आप सवाल उठा रही थी।
क्या कोई आपसी रंजिश भी, पर्सनल एनमिटी भी, कुछ ऐसा इन कलाकारों के खिलाफ जो अब राजनीतिक पदों पर है, ऐसा कुछ अगर दर्शकों को आप क्लियर करना चाहें कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कभी कभार कि ये वन ऑन वन तो नहीं है, कहीं ये आपसी नाराजगी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी किसी से वैसी कोई रंजिश नहीं है कि कोई मेरा जो है वो मेरा गाय का पगहा खोल ले गया है। ये गांव की बात कही हाँ, तो बहुत बढ़िया, हमारे भाई बहुत छोड़ ले। हाँ, कोई मेरा ले गया। भैंस गाय नहीं खोल नहीं ले खोल गया ले गया है, है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कुछ अच्छा, नहीं ऐसा हो कुछ गया नहीं। या ना मेरी लाठ काट दी है कि उसके खेत का पानी मेरे खेत में वाला। देखिए, ऐसा अच्छा अच्छा, एक चीज ये बताइए नेहा, कभी ये मनोज तिवारी से मुलाकात हुई आपकी जीवन में? कभी ऐसा कोई मौका आया कभी मंच में, या कहीं लगा कि नहीं मनोज भाई मिले हैं, लाओ इनसे दो चार बातें कर लें, कभी ऐसा मौका हुआ आपके साथ? अब देखिए, सच बात तो ये है कि अगर मैं इसको कहूंगी तो मुझे पता है इस क्लिप को भी लोग ऐसे वैसे काट काट करके कुछ ना कुछ तो जरूर अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि एक उससे पहले एक और बात बता देना चाहती हूँ। आज से 1 साल पहले मनोज तिवारी जी से किसी ने इंटरव्यू से में पूछा कि नेहा के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा नेहा में बहुत दम है। आपने देखा होगा बहुत शायद, तारीफ की आपकी, बड़ी तारीफ की। और इसके बाद फिर जब दूसरी बार उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन है ये, मैं तो नहीं जानता। अच्छा, लोग भूल जाते हैं कि पहले क्या बोले हैं उसको। तो सोशल मीडिया मिल आजकल करके आपको चल याद रहा है दिला वो मिल करके चल रहा है। जी, जी। तो अब ऐसे मुकर जाने वाले लोगों के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, लेकिन हाँ, मुलाकात तो एक जगह कोई इवेंट था, और मुझे लगता है उनसे आप पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं मिला हूँ। चलिए, आप अपने बारे में बताइए, उनसे हम पूछेंगे जब हम उनसे तो बातचीत हाँ, करेंगे। मतलब हाय हेलो टाइप की ही मुलाकात थी। मैं चाहती थी कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो बात करने की स्थिति में है। तो अब अगर आमने सामने मौका मिले कि नहीं, या चुनावी मैदान में अगर एक बार मुकाबला हो जाए, तो अब इसके लिए आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, हाँ मैं एक बार तैयार है? अंदर से आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अगर ये मौका मिले आपको तो क्या इसके लिए तैयार है नेहा, या अभी कुछ विचार चल रहा है? कुछ नहीं, कसमकस अगर है? ये मौका मिलता है, अगर कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी पार्टी मुझे कंसिडर करती है, अगर मुझे उस योग्य समझती है, मुझ पर भरोसा दिखाती है, देखिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जहाँ जिस फैमिली बैकग्राउंड से और जिस समाज से मैं आती हूँ, वहाँ के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी मुझे 3-4 साल से मैं एक्टिव हूँ, और तो मेरी उम्र भी अभी 27 साल की भी मैं नहीं हुई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। और ऐसा कोई पार्टी मेरे लिए कंसिडर करती है तो मैं जरूर विचार करूंगी इस पे। देखा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। कुछ तैयारी है, कुछ माइंड मेकअप किया है आपने कि चलिए, हाँ, एक अच्छी बात है। विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा। आपको लगता है कि एक पार्टी को छोड़कर, जिससे आजकल तनातनी देखी जा रही है आपकी, बाकी सब दूध के धुले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर सरकार की कमियां हैं, अच्छाइयां हैं। कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, या और भी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार कभी भी पूरी तरीके से सफल नहीं होती है, या पूरी तरीके से कभी विफल नहीं होती है। हर सरकार की अपनी अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ खामियां रह गई, तो ये हर सरकार में होता है। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया कि ये पार्टी बड़ी दूध की धुली है। अच्छा, ये जो अब लगातार आप फोकस कर रही थी मनोज तिवारी पे, अब उसके बाद अचानक आपका चेहरा मिला दिया गया मियां खलीफा। जब आपने पहला रिएक्शन में वो जानना चाहता हूँ, जब आपने देखा कि किस तरह से वो चश्मे की वजह से सब मिला दिया गया और पूरा पिक्चर बना करके, क्या मनोदशा होती है ऐसी स्थिति में, अगर कोई लड़की के सामने ये परिस्थिति बनती है? एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सच बात ये है कि मुझे बार बार लगता है कि लड़कियों को हतोत्साहित करना बहुत आसान है, और खास तौर से हम जैसी लड़कियों के लिए, जिनका कोई बैकग्राउंड उस तरीके से बहुत वीवीआईपी टाइप का नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो कई बार ऐसे कह दिया जाता है कि तुम्हारे तो चेहरे पे इतने पिंपल्स हैं, तुमको तो ट्विटर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इस तरीके से मुझे अच्छा। हतोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। पहला जो रिएक्शन था वो बहुत बुरा लगा। इसमें मैं क्या ही बोलूँ कि मुझे क्या ही लग सकता, मुझे लगा ये क्या चल रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, मैं आलोचकों का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे 4 साल में बड़ा कॉन्फिडेंट बना दिया। मुझे याद है जब मेरे को पहली बार इस तरीके से ट्रोलिंग चल रही थी, तो मैं फेसबुक पे लाइव आकर के रोने लग गई थी कि भाई मत करो मत करो। तो फिर मैंने क्या देखा कि उस चीज़ को कट करके ये दिखाया गया कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ। तब मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, यहाँ मुझे रोने से काम नहीं चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने से काम चलेगा। तो ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आपकी इमोशन की बड़ी कद्र है। अरे इतनी ही इमोशन होती तो वो ऐसा करते ही नहीं। तो आपको बहुत इमोशनल नहीं होना है।
एक टाइम के लिए मुझे लगा कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, हम लोग जिस परिवार समाज से आते हैं, बड़ा वहाँ पर भी इस चीज़ का प्रेशर होता है कि भाई तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चल रही हैं। मैंने तो फेसबुक पे अपने मम्मी पापा को, भैया को, सबको ब्लॉक करके रखा है कि कोई देखने ना पाए कि मुझे क्या कमेंट मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है एक बार पिताजी ने मुझे कह दिया था, थे मतलब जब उनको मैंने ब्लॉक नहीं किया था तो उन्होंने कहा ये सब क्या चल रहा है। मैंने कहा ब्लॉक कर देती हूँ, आप चाहिए। तो ये चीजें हैं। लेकिन हाँ, आलोचकों का बड़ा धन्यवाद, उन्होंने मुझे बहुत ढीठ लड़की बना दिया। अब मुझे लगता है गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अब इन चीजों को बहुत चुनौती की तरह लेती हूँ और मुझे लगता है ठीक है, अच्छा लग रहा है। हर तरह की पॉपुलैरिटी अच्छी अरे बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। अब अगर ये लड़की जो ढीठ हो गई है तो आप ये ढीठ लड़की जो है, आप ये बताइए, आपको नहीं लगता कि ये जितने नेता जिनके लिए आप कह रही हैं लगातार, इनकी ढिठाई आपसे पहले की है या आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ढिठाई में? देखिए, मैं ढीठ हो गई हूँ। हाँ। ये मोटी चमड़ी वाले लोग हैं। इनमें और उसमें अंतर है। इस स्टांस को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि देखिए, आप लड़की हूं, लड़ सकती हूं भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, एंड एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ डिस्कशन आर यू, जहां पर आपको भी दंश झेलना पड़ता है। तो ये जो डायकॉटमी है, जो विरोधाभास कहीं कहीं आ जाता है, उसमें आप क्या मैसेज देंगी हमारे उन दर्शकों को जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, उन फीमेल दर्शकों को जो एक्चुअली चाह रही हैं कि करियर में कुछ करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, और ख़ास तौर से मैं महिला हूँ तो मैं महिलाओं की बात करना चाहूँगी। हम लोगों के लिए हर पल पे चुनौती है और हर जगह चुनौती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चुनौतियों को स्वीकार करने से डर जाते हैं, जो डर गया सो मर गया। एकदम सही बात है कि मेरे पास भी जब यूपी में काबा पे नोटिस आया था, जब मेरे पति की नौकरी छीन ली गई थी ये सरकार के द्वारा, तो मेरे पास भी वो एक ऐसा टाइम था कि अब यू टर्न ले लेना है भाई। अब सरकार से तो हम लड़ पाएंगे नहीं, सरकारें जो है अब तो घर पे नोटिस पहुंचवा दे रही हैं। एमपी में मेरे खिलाफ 4 FIR दर्ज हो गए। मेरी नई शादी हुई थी पंकज जी। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैं जहाँ से आती हूँ यूपी से, अम्बेडकर नगर, मेरे गाँव समाज में बड़ी बातें बनने लगी कि बताओ अभी तो कल को इसकी शादी हुई है, पुलिस दरोगा आ रहा है इसके घर पे। गाँव घर में और कुछ नहीं जानना है, बस पुलिस दरोगा आया, कुछ तो अपराध कर दिया है इसने, तो कल की आई लड़की जो है पुलिस दरोगा आ रहा है, और ये सारी चीज़ें बड़ा मुझे झेलना पड़ा। तो एक वो था कि भाई अब क्या करें, अब तो या तो इनके सामने हाथ जोड़ लें कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, बड़ी गलती हो गई, या तो दूसरा ये है कि नहीं भाई, मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ और ये देश संविधान से चलता है, और संविधान ने हमें कुछ अधिकार दे रखे हैं, हमें कुछ आज़ादी दे रखी है। संविधान ने मुझे आज़ादी दी है सवाल पूछने की। संविधान ने मुझे जो है अपने हिसाब से रहने, पढ़ने, घूमने, अपने मनपसंद लड़के से ब्याह कर लेने, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं भी जाने की मुझे आज़ादी है। तो इस आज़ादी को आप थोड़ी जो है ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे मैं बिल्कुल तारुफ रखता हूं आप जो कह रही हैं उससे। बहुत सारे इंसिडेंट्स अभी ऐसे हो रहे हैं जिसमें ऑपोजिशन का या जो पार्टी अफेक्टेड है उनका कहना है कि भाई ये गलत तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देख लें, आप कांग्रेस पार्टी के जो फंड्स और बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं उसको देख लें। सरकार या जो भी उस समय अभी जो द पावर्स दैट बी, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो MHA हो, उनका कहना है कि भाई हम तो नियम फॉलो कर रहे हैं, हम तो उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पर चल रहे हैं जिस प्रक्रिया से किसी को भी गुजरना पड़ता है। तो इसमें गुरेज क्या है फिर? व्हाई दिस? मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, बिल्कुल ये तो संवैधानिक तरीका है कि कोई गलत कर रहा है तो वहां पे कोई सरकारी एजेंसी भेजो, उसकी जांच कराओ। पर आपको नहीं लगता है पंकज जी कि वो सिर्फ पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए हो रहा है? टाइमिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा के कितने नेताओं से, ये मैं किसी भी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एकदम आम नागरिक होने के नाते और एक जागरूक लोक गायिका होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूं कि भाजपा के कितने नेताओं के घर ED भेजा गया? बिल्कुल। और क्या वो करप्ट नहीं है? अरे कौन नेता है जो करप्ट नहीं है भाई? सब तो दूध के धुले हुए हैं नहीं। कितने लोगों के घर गया? सारे विपक्ष के नेताओं के पास ही क्यों जा रहा है ED, CBI और भी जितनी सरकारी एजेंसियां हैं? आप भेजो ना अपने यहाँ भी, अपने पार्टी के नेताओं के यहाँ भी भेजो। अभी तो कोई मैं नाम पढ़ रही थी, जनार्दन रेड्डी का, बड़ा उस पे ट्विटर पे मैंने बहुत उस पर रिसर्च नहीं किया, कल ही उन्होंने ज्वाइन किया। हाँ, तो लोगों ने बताया कि बड़ा वो तो करप्ट आदमी है। कौन है ये, आप लोगों को पता है?
हाँ, खनन का इनका कारोबार है, हाँ। कर्नाटक में। हाँ, बड़ा करप्ट और आदमी ये है। सीबीआई की जांचें चल हाँ। रही हैं, दोनों मुकदमे हैं। तो उस आदमी को आप अरेस्ट पार्टी में शामिल, मैं एकदम आम नागरिक होने के नाते जी। बता रही हूँ जो मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल। तो ये क्या चीज है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्या सोचती हैं आप, क्योंकि वो बड़ा चर्चा में है, लेकिन हालांकि उतना मीडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार कोर्ट से चीजें चल रही हैं। मतलब जैसे पहले बाकी चीजें होती थी, क्योंकि अब आजकल केजरीवाल चल रहे हैं ज्यादा, क्योंकि जब से उनकी अरेस्टिंग हो गई। उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को 2-3 दिन की, इस पर क्या सोचती हैं आप? क्या मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपने किस किस से चंदा लिया है और किस किस को बदले में, उस चंदे के बदले में क्या क्या दिया है, ये जनता को जानने का पूरा हक है। आप पूरा जो है उसका चिट्ठा जनता के सामने रखिए, ये जनता को जानने का हक है। आपने 2 सवालों पर बिल्कुल सही कहा कि भाई ना तो कोई पार्टी दूध की धुली है और सारे नेता भी जो हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन से जोड़े जाते हैं, देखे जाते हैं। इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस इससे पहले 10 साल पहले उन्होंने भी 2 टर्म पूरा किया था और उससे पहले भी सब्सिक्वेंटली कांग्रेस की सरकार रही। उस समय भी इस तरह के भ्रष्टाचार होते थे। मुझे तो लगता है 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार केम राइडिंग हाई ऑन एंटी करप्शन स्टैंड्स ओनली, उसी पर आई। उस समय शायद नेहा राठौर नहीं हुआ करती थी जो कि इतनी क्लियरली उसको समझा पाए। तो ये गंदा है पर धंधा है वाला सिचुएशन यहां पर लग रहा है। आप, आई होप कि आपको अंदाजा है व्हाट यू आर अप अगेंस्ट। आप किससे या तो टक्कर ले रही हैं एक तरीके से, या किस चीज को कहते हैं कि सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात कह लीजिए, या फिर एक घुप अंधेरे में आप मोबाइल के टॉर्च वाली बात कर लीजिए, फर्क दोनों से नहीं पड़ता है। तो व्हाट कीप्स यू गोइंग? आपको ऐसा क्या फॉडर है आपके अंदर? क्या ये समाज कल्याण की बात है, या सिर्फ गानों तक सीमित है और लैंग्वेज तक सीमित है, या इट्स बियॉन्ड दैट? देखिए, आपने एक बात कही कि ये तो सूर्य को रोशनी दिखाने जैसी बात है। ये जिन्हें लगता होगा। संविधान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं अपने आप में बहुत 8-10 सूरज हूं, इतना जान लीजिए। ये संविधान की ताकत है जो मैं इतना बोल्डली, इतना कॉन्फिडेंटली अपनी आवाज मुखर कर पा रही हूँ। ओके। इसे कोई भी पार्टी जो है नोटिस भेजा करके या 4 ट्रोल से गाली दिलवा करके मेरी रोशनी को कम नहीं कर सकता है। देखिए, पार्टियां, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बार मैं ऐसे इस पे क्या बोलते हैं, कुछ मैं ऐसे रील्स वगैरह ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा कि वो जो है उनका कोई स्पीच था कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, इस देश का संविधान रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो आज जो पार्टी आपको लग रहा है कि कल जो कोई और पार्टी में था उसको भी यही लग रहा था। हाँ, बिल्कुल। कल जो आएगा उसको भी यही लगेगा। पर ये आती जाती चीजें हैं, आनी जानी चीजें हैं। सबको लगता है कि अरे हम ही हम हैं, अब हमारे सामने सब धूल माटी हैं, और एक दिन सबका धूल माटी हो जाता है। तो संविधान ने मुझे ये ताकत दी है और ये सवाल हमेशा होता रहेगा और सत्ता से ही होता रहेगा। सत्ता से ही होगा, बिल्कुल। कुछ नया लिखा हो या आपका पसंदीदा कोई अगर गाना, हमारे सबके भोजपुरी ऑडियंस हो बैठल बा एकदम देखा तारा कि का नेहा का सुनाई अभी, तो कुछ सरप्राइज अगर बटे तब सुनाल जाए। हो जो सबको लाए हैं तुम उनको लाओगे, ईश्वर से डरो साहेब वरना पछताओगे, संदेश खाली जाओ जाना ही चाहिए था, पर ये तो बता देना मणिपुर कब जाओगे, ईश्वर से डरो साहेब वरना पछताओगे। अक्सर लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट डज इट टेक इन मेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। आप बचपन कहाँ गुजरा, स्कूलिंग कैसे हुई, दिल्ली तक का सफर, आप रहती नोएडा में हैं? और नहीं, मैं नोएडा में, लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ में रहती हैं, अच्छा। चलिए ठीक है। तो वहां तक का सफर कैसे तय किया, क्या क्या रहा, कैसे? देखिए, इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा है मेरा बचपन कभी। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे इस सवाल का जवाब देना होगा, नहीं तो मैं बचपन को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाती। अब लोग आपसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब जानना भी चाहते हैं, लोगों को क्यूरियोसिटी है। देखिए, मेरे बचपन में बहुत सारा थप्पड़ है, बहुत सारा मार कुटाई है। मैं बहुत जो है उदंड बच्चा हुआ करती थी अपने घर पे, एकदम किसी की बात नहीं सुनना, अपने मन की करना। हमेशा मम्मी से इस बात के लिए झगड़ा कर लेना कि तुम भैया को ज़्यादा मानती हो, मुझे कम मानती हो, भैया के दाल में ज़्यादा घी डालती हो मेरे को। तो भैया को ऐसे ही करके मेरा बचपन, मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने ये देखा कि भैया को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और मुझे नहीं।
तो मेरी लड़ाई इसके लिए भी थी कि भाई मुझे बाहर भेजो, तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, बबुनी को तो शहर का हवा लग जाता है, जो कि मनोज तिवारी जी ने गा करके बताया था। तो मनोज तिवारी जी ने तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं जाने दिया। हमारे यहाँ से बनारस काफ़ी नज़दीक है, मैं जहाँ से आती हूँ बिहार के भभुआ जिला से हूँ मैं, तो वहाँ से बनारस काफ़ी पास में है। भभुआ में एक जेल भी बहुत फेमस है, उसी के साथ साथ कोई है एक, जहाँ तक मुझे याद है, बट प्लीज हाँ, कैरी तो ऑन। हाँ। वहाँ से होगा, मुझे जानकारी नहीं है, या फिर मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है। तो बड़ा बनारस करीब है, मैं चाहती थी कि मैं बनारस के किसी हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करूंगी, पर मेरी माताजी ने नहीं जाने दिया। लेकिन ठीक है, मैंने 10वीं 12वीं पास किया, इसके बाद कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से। 2018 में मैंने बीएससी कंप्लीट करने के बाद मैं कोलकाता चली गई, क्योंकि मुझे म्यूजिक सीखना था। अच्छा। पर अब ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। मैं जहाँ से आती हूँ, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, मैं पहली बार मैं गई कोलकाता, तो हमारे जो गुरुजी थे वो बहुत लंबे लंबे बाल रखे थे, और बाल का पूरा चोटी वोटी बनाते थे। मुझे देख करके, वो मेरे थे तो गुरुजी, अब गुरुजी को देख करके कोई बच्चा हंस दे तो गुरुजी तो खिसिया के बाहर ही भेजेंगे कि ये कहाँ से आ गया बच्चा। तो मैं उनके लंबे बाल देख करके मुझे बड़ी हंसी आती, मुझे लगता है दाढ़ी मूछ भी रखे हैं, बाल भी रखे हैं, कैसा तो लग रहा है बाल वाल। तो वो जैसे मुझे कुछ बताते, मैं उनका चेहरा देख के हंस देती। फिर दूसरी चीज, ये तो 4-5 दिन तक ये चला। अच्छा, मैं किसी को ऐसे इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट अपनी बात बताएं। बिल्कुल लड़के भी बड़े बाल रखते हैं, अभी मेरे लिए सामान्य है, तब नहीं था। मैं तब बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। अभी मेरे को लगता है, अभी मैं दिल्ली में देख लाल पीला नीला सब बाल करा के घूम रहे हैं, ठीक है, वो उनका पहले भी लोग रखते थे, बट अच्छा, मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने उस चीज को मैंने पहली बार इतना करीब से देखा। भभुआ में शायद नहीं रहा, भभुआ में नहीं रहा। कैमूर जेल, मुझे अब याद आ गया। कैमूर की पहाड़ियां हैं और कैमूर की एक जेल भी है। हाँ, तो कैमूर जिला में ये मैंने नहीं देखा था। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो गुरुजी थे वो हारमोनियम बजा रहे थे और सरगम का आलाप ले रहे थे। उस पे तो मैंने इतना तेज हंस दिया। अच्छा, मुझे अभी भी बड़ी हंसी आती है, जो शास्त्रीय गायन में होता है ना, सरेगम पा पा ऐसे करके किए, फिर हम बहुत जोर से हंस दिए। तो मुझे लगा ये क्या चल रहा है। इसके बाद सर ने मुझे बाहर भेज दिया कि जाओ तुम बाहर। अच्छा, वो बंगाली बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता में रखते थे, मैं भोजपुरी से थी, तो एक तो पहले वो मेरी भाषा भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन वो कहते थे बेटा म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वो सब में चलता है, लेकिन बहुत वो कनेक्शन गुरु और शिष्य वाला बन नहीं पाया। अच्छा। हाँ, वो अब वो सरगम का आलाप ले रहे हैं, अब बच्चा बैठ के हंस रहा है, तो कैसे पढ़ाई होगी। बच्चे को तो थोड़ा गंभीरता से पेश आना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से गांव चली आई। मेरे भैया ने मुझे बहुत डांटा कि मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर एकदम से अब भैया ने मेरे बोला कि नहीं, तुम आगे की पढ़ाई कुछ कर लो। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा बीएड का बड़ा कल्चर है, आप देखते होंगे यूपी बिहार में। मेरी भौजी बीएड करनी है, मेरी ननद बीएड करनी है, मेरी चाची, सबको मास्टर बन जाना है। मैंने कहा भाई, ये बीएड क्या चीज है, ये नहीं करना है मुझे, बिल्कुल नहीं करना है। काफी टाइपकास्ट अप्रोच है। हाँ, तो मुझे बीएड नहीं करना था, तो मैंने पढ़ाई को भी छोड़ दिया है कि नहीं भाई, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। संगीत जो मैंने बोला कि मैं खुद ही जाऊंगी, मैं अब कोलकाता सीखने, वहाँ से भी घर चली आई 6 महीने के अंदर। अब मैं घर पे बैठी हुई हूँ, तो भैया को बड़ा परेशानी होती थी, क्योंकि शादी ब्याह करने में बड़ा दिक्कत होगी। लड़की को क्या बताएंगे, खाली ग्रेजुएट है, और थोड़ा और पढ़ी लिखी होगी तो थोड़ा बताने में भी आएगा कि हमारी लड़की, दहेज भी कम लगेगा। तो पढ़ नहीं रही थी, मैं चुपचाप बैठी हुई थी। 2018 के बाद की मैं बात बता रही हूँ। इसके बाद हाँ, मतलब कहीं एडमिशन नहीं लिया था। फिर इसके बाद मैंने एक गीत लिखा, ये बस अचानक से एक दिन गीत लिखा और अपने सोशल मीडिया पे, प्रोफाइल था तब फेसबुक का, वहाँ पे अपलोड किया। उसके बाद से शुरू हो गया, धीरे धीरे करके लोगों ने कहा कि तुम तो बड़ा अच्छा गीत लिख रही हो, बेरोजगारी पे भी गीत लिखो ना, महंगाई पे भी गीत लिखो। तो लोगों ने जो कहा मैं करते गई। मुझे सच में नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल जैसी कोई चीज होती है जहाँ के एडसेंस से पैसे आते हैं, ये मुझे नहीं पता था। फेसबुक पेज नाम की कोई चीज होती है। लोगों ने बताया कि तुम्हारे गाने तो लोग जो है चुरा चुरा कर यूट्यूब पे डाल के पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है तो मैं भी पैसा कमाऊंगी, बिल्कुल मेरा यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो फिर मैंने अपना चैनल क्रिएट किया, पेज बनाया, ट्विटर और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फिर वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया। अच्छा, अब एक चीज बताइए, महंगाई पे लिख रही हैं, महिलाओं पे लिख रही हैं, संविधान पे भी लिखा आपने गीत, और अभी आपने संदेश खाली और मणिपुर में लिख दिया। अब इतनी सारी चीज़ें जो है हम लोग, अब हमारा देश, जैसे ट्विटर में भी आपको बताते होंगे लोग, लिखते होंगे
कि विदेशों में देखिए इतना नाम हो रहा है, सड़कें कितनी अच्छी बन रही हैं, कितने हाईवेज बन रहे हैं, बिजली में इतना काम हो गया है, हम लोग 5G में आ गए हैं, हम लोग अब जो चंद्रयान पहुंच गया, धरती पाताल एक कर दिया है हमने, उस पे आपने कोई गाना नहीं लिखा। अरे महाराज, सरकार तो उसपे प्रॉपर करोड़ों रुपए खर्च करके अपना प्रचार कर रही है, प्रचार कर रही है। उनके पास अपना मंच है, अपना माइक है, और अब तो अपना मीडिया भी है। अच्छा, तो सब कुछ तो सरकार का ही है। सरकार की जो भाजपा की जो मीडिया है वो 24 घंटे यही तो बता रही है कि सरकार बहादुर ने ये कर दिया, बोलो थैंक यू। सरकार भी कंटिन्यू ये बता ही रही है, अच्छे अच्छे काम अपने गिना ही रही है। गांव देहात से लेकर के शहर बाजार तक हर जगह बोला गया है कि फलाने जी ने ये काम कर दिया, बोलो थैंक यू। तो वो तो अपना प्रचार कर ही रहे हैं। बचा खुचा जो है वो सरकारी कलाकार कर रहे हैं, दरबारी कवि और दरबारी जो गीतकार हैं वो कर रहे हैं। अरे भैया, मेरा काम, एक लोक गायिका का काम तो वो है ना, मैं समाज का दर्पण हूँ। एक लोक कवि समाज का आईना होता है, वो बताता है कि भाई ये चीज देखो। तो जो काम कोई नहीं बता रहा है उस काम को मैं बता रही हूँ। तो कहीं ये मैसेजिंग तो नहीं चली जाती है कि नेहा हमेशा नेगेटिव चीजें ही उठा रही है, क्या पॉजिटिव नहीं देख पा रही है? अगर बेरोजगारी पे सवाल उठाना पंकज जी नेगेटिव चीज है, हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी पे सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि तो बहुत नेगेटिविटी फैलाती है। अगर बेरोजगारी पे सवाल उठाना, महंगाई पे सवाल उठाना, महिलाओं की जो है शिक्षा पे सवाल उठाना नेगेटिविटी है, नकारात्मक बात है, तो मैं एक नकारात्मक लड़की हूँ, और ये बात मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। अगर ये सब चीजें नकारात्मक है तो हूँ भाई, यही हूँ मैं, अब मान लो। अब नकारात्मकता की बात है, बेरोजगारी पे सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं, मायावती भी उठा रही हैं, ममता बनर्जी भी उठा रही हैं। बेरोजगारी हो गई, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं कि लोग खाना पीना नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं महिलाओं के साथ, तो फिर नेहा उनसे अलग क्यों हैं? अभी तक टिकट नहीं मिला इसलिए अलग हैं, या उसी में आकर के वो दरवाजा पीट रही हैं, चुनाव लड़ा के रहेंगे, दरवाजा पीट रही, नहीं खोलो, मैं भी तुम्हारे गुट में आने वाली हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए, वो एंट्री, उस रूम में मुझे एंट्री चाहिए ताकि मैं सामने से आकर के आमना सामना कर सकूं, मुझे अभी दरवाजे के बाहर क्यों रखे हुए हो? देखिए, मुझे जहां तक लगता है लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शायद एक मिनिमम एक उम्र निर्धारित होती है ना, 25 साल है शायद। बिल्कुल, हाँ शायद 25 साल है। जब मैं 23 साल की थी तब मैंने गाया था 2020 में बिहार में काबा, तब भी लोगों ने कहा इनको टिकट चाहिए। अरे महाराज, एक 23 साल की छोटी सी बच्ची को कौन सा टिकट चाहिए? जब मैंने 2022 में गाया तब भी शायद मैं 25 की नहीं हुई थी, तब भी लोगों ने कहा कि इसको तो टिकट चाहिए। वो राज्यसभा को नजर में रख के कर रहे थे, लगता है कि थोड़ा बड़े होने दीजिए, और ऊपर है, हाँ, यहाँ से ग्रो करेंगी तो राज्यसभा नहीं भाई, नहीं उस टाइम कहा, अरे विधानसभा चुनाव था, मैंने बिहार में कहा अरे इनको टिकट चाहिए, इनको आरजेडी से टिकट चाहिए। अरे भैया, 23 साल की एक छोटी सी बच्ची है, वो टिकट के लिए नहीं गीत गा रही है, उसको समझ में आ रहा है कि वो एक लोक गायिका है और लोक गायिका होने का धर्म निभा रही है वो। अच्छा, अगर आप टिकट जैसी बात नहीं। अच्छा, अब लेकिन अब आप आ गई, अभी आपने थोड़ी देर पहले उम्र अपनी बताई कि आप अब पॉलिटिकल दायरे में आ गई, अब आप चुनाव में आ सकती हैं। आपके लिए कौन सा फेवरेट जगह रहेगी, दिल्ली, यूपी या बिहार? अगर आपको मिले कि अगर मैं एक एज ए पार्टी आपको ऑफर करूं कि आपके लिए टिकट है, तो नेहा कौन सी जगह प्रिफर करने वाली है? दिल्ली, जहां आजकल आपका टारगेट है वहां, या यूपी आपके लिए ज्यादा फेवरेट है, या अपने कैमूर और बिहार में? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि ये सब तय तो मैं खुद करने नहीं वाली हूँ, ये सब पार्टियां तय करती होंगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो मैं इस पे अपने मुंह मियां मिट्ठू मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं क्या इस पे बोलूं। अच्छा, आप ये बताइए, सत्ता पक्ष के किसी नेता से मिली हैं आप? सत्ता पक्ष? हाँ, याद तो नहीं बुलाते नहीं है ना। विपक्ष वालों से? बहुत कम, लगभग नहीं। अखिलेश जी से मुलाकात हुई? बिल्कुल भाई, अखिलेश जी की मुलाकात को लेकर के तो लोग इतना हवा मचाए हुए थे, सूत्रों के एक और कौन सूत्र है भाई आप लोगों का, जरा हमें भी बताओ। कभी तो वो सूत्र होते हैं, किस सूत्र के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल रहा है? उस टाइम पे लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया था कि अरे मीटिंग हुई है। मैंने मीटिंग होगी तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी लोगों को कि हाँ मेरी किसी से मुलाकात हुई। अखिलेश जी से मेरी मुलाकात पता है कैसे हुई है? मुझे आज भी याद है, एक मंच पे मैं जा रही थी कार्यक्रम के लिए लखनऊ, एक इवेंट था कोई न्यूज़ चैनल के साथ ही, मैं यहाँ पे बैठी थी, अखिलेश जी आकर के मेरी बगल वाली सीट पे बैठ गए थे। ऐसे ही एक बार मुलाकात हुई है, फिर उन्होंने हाय हेलो पूछा
हमने कहा आप कैसे हैं? उन्होंने पहचान गए आपको? हाँ, वो पहचान गए। मैंने भी अच्छा। बोला कि आप कैसे हैं। मैंने उनसे एक और सवाल किया कि भाई आप ऐसे बैठ गए हैं जैसे मैं बैठी हूँ, आप लोगों के पास तो वो प्राइवेट जेट टाइप की चीज, आप लोग हेलीकॉप्टर वगैरह अच्छा। होती होगी। हाँ। तो वो बड़ा हंस के कुछ ऐसे बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हम भी साधारण लोग हैं और ये वो। चुनाव तो नहीं था आसपास कहीं? हाँ? आसपास कहीं चुनाव तो नहीं था? चुनाव नहीं था। वो अच्छा, यूपी में कावा सीजन 2 मैंने गाया था। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, चुनाव अच्छा। तो नहीं था। नहीं, वो असल में मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि जब आप कुछ गाना पोस्ट करती है ना, उसके बाद वो तुरंत उसको डाउनलोड करते हैं, अपने ट्विटर पर डालते हैं, उसके बाद पोस्ट करते हैं, वो चूक जाते हैं तो उनका मीडिया सेल आ जाता है। अरे वाह, हाँ, ये हमने देखा ये है। तो बड़ी आपने भी- अच्छी बात है। आपने भी देखा ऐसे ही होगा। आप लोग शेयर किया कीजिए। अच्छा लगता है जब भी कोई शेयर करता है अच्छा, मेरा गीत। अब चलिए ठीक है अखिलेश, अब तो आप दिल्ली में, अब दिल्ली एक टारगेट की कांग्रेस वालों ने संपर्क किया, क्योंकि आजकल सूत्र फिर से बता रहे हैं कि कांग्रेस वाले बड़ा संपर्क में है मुझे नेहा लगता से। है- लगातार वो जो है मनोज तिवारी के खिलाफ अगर खड़ा कर दें तो भोजपुरी का जो समाज है वो नेहा को जो है वोट दे सकता है। मुझे लगता है ना कि मीडिया ने ना पार्टियों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि नेहा को टिकट दो। मीडिया ने इतना हवा बनाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सकारात्मक कारणों से चर्चा में हूँ, मीडिया के लोग आके मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मेरी राय भी मांग रहे हैं, मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे खुशी भी हो रही है कि ये अच्छा है। इनके जो भी सूत्र है, मीडिया ने कुछ किया है या नहीं किया है जनता के लिए, मेरे लिए बड़ा अच्छा काम किया है। टिकट दिला रहे हैं। टिकट दिला रहे हैं कि नहीं दिला रहे हैं, मेरे को चर्चा में ला दिया है, सुर्खियों में ला दिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, खबरों में बने रहना भी अपने में बहुत बड़ी खबर होती है। खबरों में बने रहना किसे नहीं अच्छा लगता? किसे नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल। और नेहा से बेहतर मैं कहूँगा फिलहाल कौन जानेगा इस चीज़ को। कैमूर जिले के भभुआ से आई नेहा, साइंस की स्टूडेंट रही। जो स्टूडेंट्स हैं उससे ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे। और फिर गाने लिखने और गाना गाने की शुरुआत की, और वहाँ से अब तक का सफ़र इनका जो रहा है, कुछ हद तक मैं कहूँगा हेडलाइन मेकिंग है और कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल भी। नेहा, ये पूरी की पूरी जब एक पृष्ठभूमि बनती है और कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल को भी आप इस यंग एज पर देखती हैं, कोई ऐसा गाना किसी भी फिल्म का या अपना ही कुछ याद आता हो जो आप कभी गुनगुना लिया करती होंगी कि चलो ये लड़ाई तो चलती रहेगी, बट एक अपना भी एक छोटा सा किनारा, एक अपना भी एक वो होता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, उसको लेके कैसे उम्मीद बनाए रखती हैं? उम्मीद बनाए रखने की अगर बात कर रहे हैं आप, तो गीत वगैरह की बात कर रहे हैं। जी। देखिए, मैं अपना ही गीत गुनगुना लेती हूँ, मैं सुना सुनाइए, बिल्कुल, मैं अपना ही सुनाइए। हाँ, अपना ही गीत मैं गुनगुना जी। लेती हूँ। बेरोजगारी का एक गीत मैंने लिखा है और लोग उसे बड़ा पसंद किए। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगेला। मैं तो कभी कभी ऐसे घर में भी बैठ करके अपना गीत बजा के मैं थोड़ा डांस भी कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, आ कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, अरे खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया। अब भोजपुरी की बात करें, पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, इन सब की कभी कोई फिल्म देखी है आपने? कभी कोई अच्छी चीज लगी कि हाँ यार ये काम इन्होंने अच्छा किया? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमने ना भोजपुरी खो रही थी, हम लोग लेकर के कंधों में लेकर के हम आगे लेकर के आए, आज इतने गाने बन रहे हैं कि दिल्ली में भी भोजपुरी बज रही है। हाँ। और नहीं, यहाँ भी भोजपुरी फिल्में लग गड्ढे में गिर रही थी, हमने उसको खाई में गिराया, ये कहे तो ज्यादा अच्छा है। इनकी फिल्में जो है वो देखने लायक भी होती हैं। इनकी फिल्में आती हैं, कब जाती हैं किसी को पता चलता है? वही मुझे लगता है इनकी फिल्में कब आती हैं, कब जाती हैं? कोई फेवरेट है इनमें से आपका? फेवरेट आपको भी लगता है कि फेवरेट ये गवैये अगर इनकी लाइन अगर बनाऊं मैं, ये गवैये अगर मिल जाए तो पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। ऑन अ सीरियस नोट बिल्कुल नहीं। नेहा, ये जिस हम डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, और मैं चूंकि खुद उस क्षेत्र से आता हूँ, बिहार से आता हूँ, मधुबनी से आता हूँ, तो मैंने देखा है ये मिथिला और मैथिली और भोजपुरी में एक इंसिडेंट हुआ है 2 दिनों पहले या 1 दिन पहले, आईपीएल में भोजपुरी कमेंट्री के दौरान कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए गए। बिल्कुल। और वो चौंकाने वाला है, तो इसलिए आपका रोल जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि यू हैव बीन पॉइंटिंग दैट आउट। कैसे देखती हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को? मुझे तो बड़ा लोगों ने उस पे टैग भी किया, वो जो वीडियो ट्विटर पे चल रहा था, आपने भी डाला था उसको। मैंने भी उसको डाला था कि कौन है ये बेहुदा आदमी, ये भोजपुरी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है।
कौन है जो इसको बुला रहा है? ये होता कौन है हमारी भोजपुरी को इस तरीके से बदनाम करने? पिछली बार भी कोई गुलछर्रे उड़ा रहा है, कोई गर्दा उड़ाने की मशीन बता रहा है हमारी भोजपुरी को। और पिछला जो अभी ये वाला जो था तो वो इतना गंदा था कि वो कैमरे पे भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भोजपुरी को, भोजपुरी फिल्मों से लेकर के भोजपुरी का जो संगीत उद्योग है वहां से लेकर के अब इस गंध को आईपीएल तक पहुंचा दिया, जहाँ पे करोड़ों लोग देख रहे हैं। यहाँ पे तो फिर भी एक ऑडियंस की एक लिमिट है, क्षेत्रीयता हाँ क्षेत्रीयता थी। अभी उसको दुनिया भर में गंदे तरीके से परोसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि रोका नहीं गया, किसी ने बोला नहीं। इसीलिए मेरा बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उनको सरकार से इवेंट्स चाहिए, शोज चाहिए, वो लालच है मन में। या फिर एक तरीके से मैं आपके बिल्कुल आपके इमोशंस को भी कदर करता हूं, या फिर कहीं लोगों की वो समझ या फिर भाषा को लेके जो एक शैली, जो उसकी मर्यादा होती है। ट्रस्ट मी नेहा, आप भी इस बात को, मैं खुद अंग्रेजी साहित्य का स्टूडेंट रहा हूँ। अक्सर मेरे दोस्त मुझे बोलते थे पंकज ने इंग्लिश ऑनर्स भी हिंदी में किया है। क्यों? क्योंकि मैं उसको हिंदी की तरह से साहित्य के रूप में भी देखने की कोशिश करता था। क्या फर्क है एक मिल्टन, एक शेक्सपियर या फिर एक प्रेमचंद में? तो उस लिहाज से अगर देखें तो भाषा को लेकर जिसके लिए अभी एक क्रूसेडर बनी हुई है, मैं नथिंग लेस देन दैट, नेहा जो आवाज उठा रही हैं, मुझे लगता है कहीं लोगों की समझ और लोगों की भी जो एक सेंसिटिविटी होती है कहीं उसको लेकर खत्म तो नहीं हो गई है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सबसे पहली चीज की सेंसिटिविटी की जो बात है, एकदम मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि भाई लोग क्या, पूर्वांचल के लोग क्या भांग खा लिए हैं कि जब उनकी भोजपुरी की ऐसी सार्वजनिक रूप से उनकी भाषा को बेइज्जत किया जा रहा है और ये ताली पीट रहे हैं। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ उत्तरदायित्व होता है, कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे मुझसे ये कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए, कपड़े पहनना तो हमारी चॉइस है, हम छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े, इस पे आपका क्या कमेंट? मुझे हमेशा लगता है कि हमें, देखिए सच्चाई यही है कि हम सभी गाली देते हैं, ये सच्चाई है, किसी को भी इस बात को कोई नकार ही नहीं सकता। लेकिन अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, हमें ये भी पता है कि 4 लोग देखेंगे, यहाँ पे हम गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। गाली गलौज आदमी एक अपना एक दायरा है जहाँ पे उसका एक सर्कल है कि दोस्तों के साथ उसकी चल रही है। पर आप समाज को क्या दे रहे हैं और किस माध्यम से दे रहे हैं, उसमें बड़ा फर्क है। कई बार लोग कहते हैं तो क्या हुआ, समाज तो गाली का हिस्सा, ठीक है, वो एकदम एक्सेप्टेबल बात है, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। जैसे कपड़े को लेकर के कई बार मुझसे लोग सवाल करते हैं, मुझे भी ये लगता है कि बिल्कुल ये मेरी चॉइस होनी चाहिए कि मैं क्या पहनूंगी। समाज का कोई आदमी नहीं तय करेगा कि तुम क्या पहनी हो, पर मुझे एक सजग और जागरूक नागरिक होने के नाते समाज का ये मुझे भी ख्याल रहना चाहिए कि मेरे कपड़े पहनने से सामने वाला आदमी असहज तो नहीं हो रहा है, मेरी भाषा से सामने वाला असहज तो नहीं हो रहा है, या मेरे कपड़े से समाज में नग्नता को हम प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का ख्याल, इस चीज का ध्यान तो रहना ही चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। The buck stops there. The much debated question, ये अक्सर कहा जाता है कि फिल्मों में हमें अक्सर वायलेंस दिखाया जाता है। जब आप फिल्म निर्माताओं से, फिल्म मेकर से पूछें तो वो कहेंगे कि वायलेंस तो समाज का हिस्सा है, तो हम तो आईने का काम कर रहे हैं। तो सवाल है कि द बक स्टॉप्स वेयर, किसके पास? नेहा ने जैसा कहा कि इट स्टेज विथ अस, हमें ही इसके चयन करना होगा और हमें ही सजग रहना होगा ताकि हम वो न्यूसेंस ना क्रिएट करें। कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और ऑल द वेरी बेस्ट आपके गानों के लिए। आपके कुलदीप ने जैसा साबित करने की कोशिश की है पॉलिटिकल करियर के लिए भी हम बहुत क्लोज नजर बनाए रखेंगे। टिकट मिलेगा तो फिर हम लोग इंटरव्यू करेंगे। ये वादा इनसे लेना पड़ेगा, फिर हाथ आएंगे नहीं आएंगे। जरूर नहीं पक्का एकदम। चलिए, thank you so much, Neha Singh Rathore there, speaking to One India on a host of issues, and trust me, if you check her YouTube page, नेहा, आप अपना YouTube पेज एक बार हमें बताएं। नेहा सिंह राठौर के नाम से मेरा चैनल है, और ट्विटर हैंडल भी नेहा सिंह राठौर, नेहा फॉक सिंगर पर है। आप इनको फॉलो कीजिए, इनको देखिए और अपने विचार आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं और नेहा के ट्विटर और YouTube पेज पर भी आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे ब्रॉडकास्ट को देखने के लिए।